हेलो एवरीवन, आई हार्टली वेलकम यू अगेन ऑन वर्सेस वोकैबुलरी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है, डेडलॉक के समय हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्यों बनाते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट मेरी है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दी हुई है, जहाँ पे हमने डेडलॉक और उससे रिलेटेड क्या क्या कंडीशंस हैं जिसके चलते डेडलॉक होता है, उसकी लिंक शेयर की हुई है। तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में जनरली हम बात करते हैं प्रोसेस और रिसोर्सेज के बीच में एलोकेशन को लेकर। आप एक पिक्चर फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे कौन सी प्रोसेस किस रिसोर्स को ऑलरेडी एलोकेट करके रखी हुई है, या फिर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रही है, इसी को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए कौन कौन से सिम्बल्स हैं, कौन कौन से पैरामीटर हैं जो यूज़ किए जाता है वो समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वर्टेक्स को लेकर, तो वर्टेक्स जनरली प्रोसेस के लिए या फिर रिसोर्स के लिए होते हैं। बट इसका मतलब ये नोड जो मैंने रिप्रेजेंट की हुई है, ये जो नोड्स हैं या वर्टेक्स हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए, प्रोसेस के लिए या रिसोर्स के लिए। जनरली कुछ बुक्स में आप अगर नोटिस करेंगे तो प्रोसेस को सर्कल शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है, वहीं रिसोर्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट या फिर समहाउ अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो उन्हें रेक्टेंगल शेप के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्रोसेस के लिए हमें क्लियर हो गया कि सर्कल शेप को हम यूज़ करेंगे, और वहीं रिसोर्स के लिए सिंगल इंस्टेंस अगर है किसी रिसोर्स का तो उसे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर रेक्टेंगल हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल इंस्टेंसेस के लिए। तो यहाँ पे मैंने कहा सिंगल इंस्टेंस अगर है, जैसे कि हमारे सिस्टम में सीपीयू एक ही सीपीयू है या एक ही प्रोसेसर है, वहीं एक ही मॉनिटर है, एक ही कीबोर्ड है, एक ही माउस है, तो ये एक सिंगल इंस्टेंस कहलाता है। किसी भी रिसोर्स के अगर एक ही इंस्टेंस है तो हम उन्हें क्या बोल रहे हैं, सिंगल इंस्टेंस। ये एक टाइम पे किसी एक प्रोसेस को ही अलोकेट किया जाता है या फिर रिक्वेस्ट किया जाता है। वहीं अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस की बात करूँ तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हमारी जो मेमोरी है उसमें रजिस्टर मेमोरीज, चूँकि कई सारे रजिस्टर्स होते हैं, तो उन रजिस्टर्स को हम मल्टीपल इंस्टेंस कह सकते हैं, जो कि हमारे ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमें ये क्लियर हुआ कि सिंगल इंस्टेंस हो गया, मल्टीपल इंस्टेंस हो गया, तो किस तरह से वर्क करता है। तो हम समझिए कि अगर कोई एक इंस्टेंस है, तो मैं उसे R1 रिसोर्स को इस तरह से डॉट से कह रहा हूँ। अगर ये ऑलरेडी किसी प्रोसेस को एलोकेट कर दिया गया है, तो अब इसके पास एक भी इंस्टेंस नहीं है किसी दूसरी प्रोसेस को एलोकेट करने के लिए। सिमिलरली अगर मैं मल्टीपल इंस्टेंस की बात करूँ, तो मल्टीपल इंस्टेंस में हमें बेनिफिट क्या होता है कि अगर एक इंस्टेंस किसी रिसोर्स को ऑलरेडी दे दिया गया है, तो दूसरी जो इंस्टेंस है, उसके लिए हम रिक्वेस्ट करवा सकते हैं किसी दूसरी प्रोसेस से। तो हम इस टाइप से एक्टिविटी करवा सकते हैं अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं तो। आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि वर्टेक्स हम प्रोसेस और रिसोर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूँ एजेस के फॉर्म में, तो एजेस ये रिप्रेजेंट करती हैं कि कोई रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की गई है या कोई रिसोर्स को किसी प्रोसेस के थ्रू एलोकेट कर दिया गया है। तो देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा हुआ है असाइन एज। असाइन एज का मतलब ये है कि अगर रिसोर्स असाइन्ड है किसी प्रोसेस के लिए, या कोई रिसोर्स एलोकेट कर दिया गया है किसी प्रोसेस के लिए, तो उसे हम एज की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि किसी प्रोसेस ने ऑलरेडी एलोकेट करके रखा है रिसोर्स को। और दूसरे तरीके से हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन है वो प्रोसेस की साइड होनी चाहिए, रिसोर्स टू प्रोसेस डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कह रहे हैं कि हमने रिसोर्स को एलोकेट करा है किसी प्रोसेस के लिए, या फिर कोई रिसोर्स असाइंड है किसी प्रोसेस के लिए। सेकंड अगर मैं बात करूँ रिक्वेस्ट एज के लिए, तो रिक्वेस्ट एज में हम क्या बोल सकते हैं, जस्ट इसके अपोजिट नेचर में। रिक्वेस्ट एज का मतलब ये है कि किसी प्रोसेस ने अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए या अपने प्रोसेस या कमांड को कंप्लीट करने के लिए किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करी है। इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, रिसोर्स की ओर। तो प्रोसेस टू रिसोर्स अगर डायरेक्शन है, इसका मतलब कि प्रोसेस जो है उसने अपने एग्जीक्यूशन को या कमांड को कंप्लीट करने के लिए रिक्वेस्ट करी, किसके लिए, रिसोर्स के लिए। तो आई होप कि आपको ये जो डायरेक्शन है एज की, वो क्लियर इंडिकेट कर रही है कि हम असाइन एज की बात कर रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट एज की। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो हम डायरेक्टली मूव करते हैं दो सिनेरियो को समझने के लिए कि कौन सा डेडलॉक सिनेरियो जनरेट होता है, और रिसोर्स एलोकेशन से हम उसे किस तरह से जनरेट करते हैं, किस तरह से समझते हैं। सेकंड में यहाँ पे एक और जनरल यूज़ करूँगा पिक्चर, जिसके बेस पर हम ये समझेंगे कि किस तरह से कोई रिसोर्स जब अपना कमांड या एग्जीक्यूशन कंप्लीट करती है तो वो रिसोर्स से प्री करती है। तो दूसरा रिसोर्स जिसकी एक्चुअल में रिक्वेस्ट थी किसी प्रोसेस के लिए, उसको हम इजीली कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला केस, जहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सर्कुलेशन फैशन में यूज़ किया हुआ है या सर्कुलर फैशन यूज़ किया हुआ है, जो कि डेडलॉक के सिनेरियो को भी जनरेट करता है। तो यहाँ पे एलोकेटेड रिसोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ रिक्वेस्ट रिसोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ।
तो अगर डायग्राम को हम देखें तो अगर ये रिसोर्स असाइन्ड है तो हमें इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि P1 जो है वो R1 को ऑलरेडी एलोकेट करके रखा हुआ है। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो डायरेक्शन जो है रिसोर्स की ओर है, इसका मतलब कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है P1 प्रोसेस R2 रिसोर्स के लिए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ P2 की और डायरेक्शन है तो R2 ऑलरेडी असाइन्ड है किसके लिए, P2 प्रोसेस के लिए। सिमिलरली R1 की और डायरेक्शन है, इसका मतलब P2 जो प्रोसेस है उसने R1 के लिए रिक्वेस्ट की हुई है कि मुझे अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए R1 चाहिए। नोटिस करना क्या है हमें कि R1 और R2 जो है मैंने एक डॉट लगाया है, इसका मतलब ये सिंगल इंस्टेंस के ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स है। तो सिंगल इंस्टेंस में अगर प्रोसेस ने R1 को ले लिया है तो अब R1 अवेलेबल नहीं है, ये R1 का कोई इंस्टेंस है ही नहीं जो P2 प्रोसेस के लिए यूज हो। यहाँ पे अगर न्यूमेरिकली हम देख लें तो P1 प्रोसेस ने R1 को एलोकेट करके रखा हुआ है, तो जहाँ पे एलोकेशन होगा या रिक्वेस्ट होगी वहाँ पे हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज हम 0 से रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा P1 ने R1 को एलोकेट करके रखा है, तो P1 ने R1 को एलोकेट करके रखा है, जबकि R2 का एलोकेशन नहीं हुआ है। R2 के लिए क्या कर रहा है, P1 रिक्वेस्ट कर रहा है, तो P1 R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमने वहाँ पे भी 1 रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली P2 प्रोसेस को अगर हम नोटिस करें तो P2 ने R2 को एलोकेट करके रखा है, P2 ने R2 को एलोकेट करके रखा है, वहीं P2 ने R1 के लिए रिक्वेस्ट करी है, तो P2 ने R1 के लिए रिक्वेस्ट करी है। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने 0 से रिप्रेजेंट करी। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे डेडलॉक का सिनेरियो क्या है, तो डेडलॉक में हमें क्लियर है कि जो रिसोर्सेज़ हैं, अगर मैं कहूँ कि P1 के पास जो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है वो क्या है, 1, 0। P1 को अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए एलोकेटेड रिसोर्स क्या है, R1 वो ऑलरेडी है, R2 0 है यानी R2 एलोकेट नहीं किया, लेकिन R2 के लिए वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ कि P1 के लिए दोनों ही रिसोर्सेस अवेलेबल होना चाहिए, तभी ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर पाएगा। सिमिलरली P2 प्रोसेस को भी अगर हम नोटिस करें तो P2 प्रोसेस का भी सेम सिनेरियो है कि यहाँ पे एक रिसोर्स ऑलरेडी P2 ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है R2 रिसोर्स को, वहीं ये R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और ये भी ऑलरेडी बुक्ड है किसकी साइड से, प्रोसेस P1 की साइड से। तो इस तरह से हमें ये भी क्लियर होता है कि एक ही टाइम पे किसी भी प्रोसेस को अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए दोनों ही रिसोर्सेज की नीड है। और हमें ये भी क्लियर है डायग्राम से, इवन चार्ट से भी क्लियर है कि एक टाइम पे दोनों रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। इसी चलते यहाँ पे क्या होगा, डेडलॉक सिचुएशन जनरेट होगी। सेकंड पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें सेकंड एग्जांपल में, तो यहाँ पे P1, P2, P3 तीन प्रोसेसेस हैं, वहीं R1 और R2 दो रिसोर्सेस हैं और दोनों ही रिसोर्सेस सिंगल इंस्टेंस बेस्ड रिसोर्सेस हैं। तो यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने फिर वही किया है, एलोकेशन, रिक्वेस्ट, यहाँ पे दो रिसोर्सेस हैं और तीन प्रोसेसेस हैं। तो जो एलोकेटेड है या फिर जो रिक्वेस्ट किए गए हैं उन्हें हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज 0 से। तो यहाँ P1 ने R1 को एलोकेट करके रखा है, तो P1 ने R1 को एलोकेट करके रखा है तो 1, बाकी P1 का किसी और रिसोर्स से कोई लेना-देना नहीं है, तो बाकी जगह पे क्या रखा गया है, 0। सिमिलरली अगर मैं P2 की बात करूँ, तो P2 ने R2 के लिए एलोकेशन रखा हुआ है, P2 ने R2 के लिए एलोकेशन रखा है और रिक्वेस्ट किसी के लिए नहीं है, क्योंकि P2 सिंगल बेस्ड काम कर रहा है। तो हमें यहाँ पे क्लियर हो रहा है P1 और P2 अगर अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लें, चूँकि इन्हें किसी की रिक्वेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर कोई रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, P1 को अगर एक रिसोर्स R1 मिल गया है, तो ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा और ये जो R1 रिसोर्स है इसको ये फ्री कर देगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R1 रिसोर्स अब अवेलेबल हो गया है। सिमिलरली P2 प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले क्योंकि कोई और रिसोर्स की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो ये जैसे ही काम कंप्लीट करेगा तो R2 रिसोर्स भी वो क्या कर देगा, फ्री कर देगा। तो R1 R2 अब दोनों ही फ्री हो गए हैं और P1 P2 ने अपना एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब जो P3 प्रोसेस है, जो रिक्वेस्ट कर रही है R1 और R2 रिसोर्सेज के लिए, उसके पास दोनों ही रिसोर्सेज चूंकि अब अवेलेबल हैं, तो उनकी ये जो रिक्वायरमेंट है P3 प्रोसेस के लिए वो फुलफिल हो जाएगी और P3 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर पाएगा, जिसके चलते डेडलॉक की जो सिचुएशन है वो नहीं आएगी। आई होप कि आपको ये दोनों बेसिक एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि डेडलॉक की सिचुएशन कब जनरेट होती है और कब जनरेट नहीं होती है। और यही सबसे बेहतर एग्जांपल है रीज़न कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की नीड क्यों है, क्यों हमें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाना आना चाहिए, क्योंकि डेडलॉक पहले ही क्लियर आइडेंटिफाई कर लेता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन किया है वेटिंग टाइम को लेकर। कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न भी होती है या कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि स्टारवेशन और डेडलॉक में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम बात कर रहे हैं फाइनाइट टाइम को लेकर, यानी कोई प्रोसेस अगर अपना एग्जीक्यूशन टाइम किसी फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक की कंप्लीट नहीं कर पा रही है, तो हम उसे यही नहीं कहेंगे कि वो कभी टाइम अपना कंप्लीट नहीं कर पाएगी या एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाएगी। वो अपना एग्जीक्यूशन लिमिटेड टाइम के बाद हो सकता है कंप्लीट कर ले। तो ऐसी प्रोसेसेस को हम स्टारवेशन पीरियड की बात करते हैं, या ऐसे टाइम पीरियड्स को जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स की बात होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक की बात नहीं होती है। हम ये मान के चल रहे हैं और
कि वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा कुछ समय के बाद, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, स्टारवेशन। वहीं डेडलॉक का सिनेरियो कब होगा, जब प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम में भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर पाए। मतलब कोई भी प्रोसेस जो यहाँ पे सिनेरियो है, अब इसमें हमें क्लियर है प्रोसेस P1 और P2 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ही नहीं सकते किसी भी सिनेरियो में, जिसके चलते हम क्या बोल सकते हैं कि ये डेडलॉक का केस है। आई होप कि आपको डेडलॉक और स्टारवेशन में भी डिफरेंस इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इंसाइट मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम, या साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। लेटर हम कवर कर लेंगे कि बैंकर्स एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करती है और डेडलॉक किस तरह से डिटेक्ट या अवॉइड किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।